दोस्तों हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 10, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। हम इस अध्याय में हर पहलू पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि किस प्रकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और विशेषकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो यूरोपवासी आए और उन्होंने वहां पर अपने उपनिवेश स्थापित किए, तो वहां के मूल निवासियों का विस्थापन किस तरह से हुआ और वहां के मूल निवासियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंत में हमने ये भी देखा था कि वो जो वहां के मूल निवासी थे, उनके प्रति यूरोपीय जो प्रवासी थे, उनकी सोच में एक बदलाव आता है और उनको एक उनकी संस्कृति को सहेजने का एक मौका दिया जाता है। तो इस प्रकार पूरे अध्याय में हमने मूल निवासियों के विस्थापन और उनके बदलाव की जो सोच थी यूरोपियों में, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज के भाग में इसकी हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में आपको पता है कि ये जो प्रश्न है ये मुख्य रूप से तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, इसीलिए इनमें ज़्यादा आपको समझ के आधार पर उत्तर नहीं देने होते हैं, केवल आपको तथ्य याद होने चाहिए, क्योंकि इतिहास में तथ्यों का बहुत महत्व होता है। इसीलिए इन दोनों तरह के जो प्रश्न है, इनमें आपके ज्ञान की परख होती है, आप कितना जानते हैं, आपको कितनी जानकारी है उस अध्याय विशेष के बारे में। जबकि हम बात करें अगर लघुतरात्मक प्रश्नों की और निबंधात्मक प्रश्नों की, तो वहां आपकी समझ देखी जाती है कि आपको कितनी समझ है किसी विषय की। हालांकि वहां भी आपको तथ्य पेश करने होते हैं, लेकिन अपनी समझ के आधार पर आपको उत्तर लिखना होता है। और वो उत्तर जो है, आप चाहे तो पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं, चाहे बिंदुवार आप उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन जिन बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, उन्हें अपने उत्तर में आपको अवश्य शामिल करना होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप उत्तर लेखन करें या परीक्षा में जब आप उत्तर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, अमेरिगो डे वेस्पुकी जो थे कि उनकी रचना कौन सी है, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। दोस्तों आपको पता है अमेरिगो डे वेस्पुकी जो है, उन्होंने उनके नाम पर अमेरिका महाद्वीप का नामकरण है, उनके नाम पर ही अमेरिका महाद्वीप का नामकरण किया गया है। हालांकि इसकी खोज जो की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, जो कि स्पेन द्वारा प्रायोजित एक अभियान के माध्यम से अमेरिका की धरती पर पहुंचे थे पहली बार, लेकिन उनके नाम पर इसका नामकरण नहीं किया गया, बल्कि जो अमेरिगो डी वेस्पुकी हैं, उनके नाम पर अमेरिका महाद्वीप का नामकरण किया गया था, क्योंकि इन्होंने दुनिया को पहली बार जो अमेरिका महाद्वीप है उसके विस्तार के बारे में बताया था, उसकी विशालता के बारे में पहली बार दुनिया को इन्होंने बताया था अपने ग्रंथ में। तो वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने इस महाद्वीप के बारे में लिखा था? आपके पास ऑप्शन है ज्योग्राफी, ट्रेवल्स, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या वाई वरंट वी टोल्ड। ये चार ग्रंथ आपको यहां पर दिए गए हैं। देखते हैं आइए इसका उत्तर क्या है। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रेवल्स। तो अमेरिगो डे वेस्पुकी जो है, उन्होंने अपने ग्रंथ ट्रेवल्स में इस बात का उल्लेख किया है। पहली बार उन्होंने अमेरिका के बारे में बताया और अपनी यात्रा वृतांत को विस्तार से उन्होंने लिखा है। तो ये वो ग्रंथ है जिसमें उन्होंने अमेरिका की विशालता के बारे में दुनिया को बताया। इसकी वजह से उनके नाम पर ही अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिका महाद्वीप रखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका में गोल्ड रश की घटना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, गोल्ड रश की घटना, जब हम ये अध्याय पढ़ रहे थे मूल निवासियों का विस्थापन, तो हमने कनाडा की बात की थी, हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की थी, इसके अलावा हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की थी। और इन तीनों ही देशों में एक ऐसी परिघटना हुई थी जिसे गोल्ड रश के नाम से जानते हैं, और इसी परिघटना के बाद वहां पर औद्योगिक क्रांति आती है। इन तीनों देशों में इस घटना के बाद, जिसे गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है, उसी घटना के बाद अमेरिका महाद्वीप में औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू होता है। तो आपके पास ऑप्शंस है 1821 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1837 ईस्वी या फिर 1840 ईस्वी। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन द, 1840 ईस्वी। तो 1840 ईस्वी में ये गोल्ड रश की घटना हुई थी। गोल्ड रश की घटना एक्चुअली क्या थी दोस्तों? 1840 ईस्वी में क्या हुआ कि जो अमेरिका का एक प्रांत है कैलिफोर्निया, उसके बारे में लोगों को पता चला कि वहाँ सोने की प्राप्ति हो सकती है, या फिर यूँ कहें कि कैलिफोर्निया में सोने की जो खाने हैं उनकी प्राप्ति का संकेत मिले लोगों को। तो इसकी वजह से जो यूरोपीय लोग थे, यूरोप के विभिन्न देशों से, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, हॉलैंड हो, पुर्तगाल हो, स्पेन हो, वहाँ से लोग भाग के आए अमेरिका। एक तरह से ये जो आपाधापी की जो घटना है, इससे ही हम गोल्ड रश के नाम से जानते हैं। और इसके बाद ये जो लोग आए वहाँ पर, उसकी वजह से अमेरिका महाद्वीप का एक औद्योगिक विकास हुआ और इसकी वजह से अमेरिका महाद्वीप एक आर्थिक शक्ति बनने में सफल हुआ। तो ये गोल्ड रश की जो घटना है अमेरिका के आर्थिक इतिहास में बहुत ही महत्व रखती है, इसीलिए इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कि 1840 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाया गया? हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा था
कैनबरा जो है वो वहाँ की राजधानी, तो इसे कब राजधानी बनाया गया? ऑप्शंस हमारे पास है 1921 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में और 1941 ईस्वी में। तो आइए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर ऑप्शन है 1911 ईस्वी में कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है। हालांकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्यों मनाया जाता है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। 26 मई, 26 जुलाई, 26 मार्च या 26 अप्रैल, इनमें से किस दिन कनाडा में माफ कीजिए ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस मनाया जाता है? देखते हैं आइए इसका उत्तर। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 26 मई को ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने 1950 या 60 के दशक में आके ये महसूस किया कि उन्होंने वहाँ के जो मूल निवासी थे उनके साथ बहुत अत्याचार किए थे उनके पूर्वजों ने, तो उसके लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस मनाना शुरू किया, जिसे 26 मई की तारीख इसके लिए तय की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कनाडा महासंघ का गठन कब किया गया? कनाडा को एक महासंघ बनाया गया, उसका गठन कब किया? कनाडा एक देश के रूप में कुल मिला के कब आया पूरी तरह से? ये महासंघ का गठन कब किया गया? ऑप्शंस हमारे पास है 1856 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में और 1941 ईस्वी में। कब कनाडा को एक महासंघ का नाम दिया गया या महासंघ के रूप में उसका गठन किया गया? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन से 1867 ईस्वी में कनाडा एक महासंघ के रूप में कनाडा का गठन हुआ था। क्योंकि ये इसकी वजह ये थी दोस्तों, क्योंकि जो ब्रिटेन था उसने फ्रांस से इस कनाडा वाला जो क्षेत्र है उसको जीता था। इसकी वजह से कनाडा को काफ़ी लंबा समय लग गया ब्रिटेन के साथ बातचीत करने में, और अंततः 1867 ईस्वी में ब्रिटेन ने इसे एक महासंघ के रूप में इसका गठन कर दिया। अब बात करते हैं हम अति लघुतरात्मक प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे कहां से आए? या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे पहले बाशिंदे यानी वहां के जो मूल निवासी थे वो कहां से आए थे? वो मुख्य रूप से किस जगह के रहने वाले थे? ये देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर है। इसका उत्तर दोस्तों उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले जो बाशिंदे थे, यहाँ के जो मूल निवासी थे, वो लगभग 30,000 वर्ष पहले कहाँ से आए थे? वो बेरिंग स्ट्रेट के रास्ते एशिया से वो लोग आए थे। आपको पता है दोस्तों, जो मनुष्य है वो पूरी दुनिया में अलग अलग महाद्वीपों में एक साथ अलग अलग हिस्सों में फैला था। तो अगर हम अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पहली बार जब मनुष्य पहुंचा, ये यहाँ के जो मूल निवासी थे ऐसा मान सकते हैं, वो कब पहुंचे थे? वो लगभग 30,000 वर्ष पहले यहाँ पहुंचे थे। और वो कहाँ से? अमेरिका महाद्वीप का आपको हमने मानचित्र बताया था। अमेरिका महाद्वीप का जो मानचित्र है उसमें आप अलास्का के आसपास आप देखेंगे, अलास्का के हिस्से के आसपास वहाँ पर आपको बेरिंग जल संधि मिलेगी, बेरिंग स्ट्रेट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो बेरिंग जल संधि वाला जो क्षेत्र है वहाँ से लोग चल कर आए और यहाँ इस महाद्वीप में उन्होंने प्रवेश किया। तो मूल निवासी इस प्रकार वो कहाँ से आए थे? वो एशिया से आए थे, उस रास्ते से आए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सेटलर किसे कहा जाता है? सेटलर क्या होता है या फिर सेटलर्स कौन होते हैं? ये शब्द हमने जब ये पूरा अध्याय पढ़ा था तो शुरू में आपको कुछ शब्दावली के बारे में जानकारी दी थी, क्योंकि इस अध्याय में शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ शब्दों के अर्थ बताए थे और उनके संदर्भ भी आपको बताए गए थे। आइए देखते हैं सेटलर का क्या अर्थ होता है। सेटलर जो है विभिन्न देशों में यूरोपीय प्रवासियों के लिए प्रयुक्त शब्द है। ये आपको पता है दोस्तों कि यूरोपीय महाद्वीप से जो यूरोपीय लोग थे विभिन्न देशों के, वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए जब भौगोलिक खोजें हुई, और वहाँ जाकर उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए, अपनी कॉलोनीज वहाँ उन्होंने स्थापित की, या फिर यूँ कहते हैं बाद में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हमने देखा था किस प्रकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्पेन और पुर्तगाल ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर हमने ये भी देखा था कि ब्रिटेन बाद में एक महाशक्ति के रूप में आता है और पूरी दुनिया पर उसने उपनिवेश स्थापित किए। तो इन्हीं यूरोपीय वासियों के लिए, ये जो यूरोपीय प्रवासी थे विभिन्न देशों में, इनके लिए ही ये सेटलर शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिए सेटलर्स जो हैं वो यूरोपीय प्रवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। अफ्रीका में अलग लोगों के, जैसे अगर डच लोगों की बात करें तो वहाँ डचेस जो लोग वहाँ रहते थे उनके लिए सेटलर शब्द, और भारत में जो थे ब्रिटिश आए थे उनके लिए सेटलर शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से जो ब्रिटिश लोग थे या फिर डच लोग थे या पुर्तगाली, स्पेन जो भी थे यूरोपीय जो प्रवासी थे, उनके लिए ये सेटलर शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, उत्तरी अमेरिका में औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण बताइए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और विशेषकर हम ये बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण बताइए। हमने देखा दोस्तों कि एक दौर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसे हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, वहां पर औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ था। तो उसके क्या कारण रहे थे, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में औद्योगिक विकास के दो प्रमुख कारण, एक तो रेलवे का विकास और दूसरा है खेती के लिए साजो सामान का निर्माण। हमने देखा था कि जब गोल्ड रश की घटना हुई 1840 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में गोल्ड रश की घटना होती है, उसके बाद यूरोपीय लोग वहां आकर बसने लगते हैं। और दोस्तों, ये लोग वो लोग थे, यूरोपीय लोग, जो बहुत मेहनत करना चाहते थे, बहुत ही उद्यमी लोग थे। तो वो जब वहां आते हैं तो वहां उन्होंने बड़े बड़े रेलवे के बड़े बड़े रेलवे लाइन उन्होंने वहां बिछाई। इसके अलावा जो बड़े बड़े जो फार्म्स थे या जो जंगल थे, उनको काट कर उन्होंने खेती के लिए उन्हें तैयार किया। तो बड़े बड़े फार्म्स हाउस उन्होंने बनाए उसके लिए। तो रेलवे और खेती का जो विकास था, उसी वजह से, उसके लिए जो साजो सामान का जो निर्माण था, उसकी वजह से अमेरिका में या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में मुख्य रूप से औद्योगिक विकास को बहुत गति मिली थी। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय 9 में अध्ययन किया था, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हालांकि इंग्लैंड या ब्रिटेन से हुई थी, और जो पहला चरण का जो औद्योगिक विकास हुआ था वो वहाँ हुआ था। लेकिन अगले चरण का औद्योगिक विकास या औद्योगिक क्रांति जो हुई थी, उसका नेतृत्व किया था मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने, और जर्मनी ने उसका नेतृत्व किया था। तो यहाँ जो दूसरा चरण है, उसमें रेलवे ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखिए। तो रेलवे और खेतों के लिए या कृषि के लिए जो साजो सामान का इस्तेमाल किया जाता था, उनका जो निर्माण किया जाता था, उसके लिए ही, उसी की वजह से क्या हुआ, अमेरिका महाद्वीप में औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण आया था, ऐसा मान सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में किन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए आए थे? देखिए दोस्तों, जो यूरोपीय लोग थे, दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों में वो लोग फैले हुए थे। तो विभिन्न महाद्वीपों में अलग अलग लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गए, लेकिन मूल लक्ष्य उनका एक ही था, वो था व्यापार करना। क्योंकि हमने देखा था कि जब बाइजेंटाइन साम्राज्य समाप्त हो गया और कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो एशिया महाद्वीप पर जाने वाले जो रास्ते थे, वो सभी बंद हो गए थे। इन रास्तों के बंद हो जाने से क्या हुआ कि यूरोप का जो व्यापार था एशिया के देशों के साथ, वो बंद हो गया। इसकी वजह से उन्होंने नए रास्ते तलाशने का प्रयास किया। जो नए रास्ते उन्होंने तलाशे थे, उनकी वजह से हम देख रहे हैं कि विभिन्न देशों में वो लोग फैले थे, और इनकी वजह से वो उसका एक मुख्य आधार व्यापार करना ही उनका मुख्य लक्ष्य था। लेकिन अलग अलग महाद्वीप में क्योंकि अलग अलग वस्तुओं की प्राप्ति होती है, जैसे हमने देखा था कि स्पेन और पुर्तगाल की अगर हम बात करें शुरुआत में, तो वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उन्हें सोने की प्राप्ति और चांदी की प्राप्ति के लिए वहाँ पहुँचे थे। ब्राज़ील में जब पुर्तगाली पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर टिम्बर जो है, लकड़ी का जो इमारती लकड़ी है, उसकी प्राप्ति वहाँ से हुई है। और अफ्रीका में वो दासों की प्राप्ति करने के लिए गए थे। तो अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आखिर वो लोग गए क्यों, किस चीज़ का व्यापार करने के लिए वो गए थे? देखते हैं इसका उत्तर। देखिए दोस्तों, यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मुख्य रूप से मछली की प्राप्ति के लिए और रोएदार खाल की प्राप्ति के लिए, इन दो वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, हम एक उदाहरण के तौर पे इसको ले रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनकी जो व्यापारिक वस्तुएं होती थी, जिनका वो यहाँ से लेकर, इनको यहाँ से खरीद कर यूरोप में बेचा करते थे बड़े ऊंचे दामों पर, ये वो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो मछलियाँ और दूसरे थे रोएदार खाल। इनका इस्तेमाल करते थे और इनका व्यापार करते थे। हालांकि इनके जो मूल निवासी थे यहाँ के, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उनका जो व्यापार था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और वो इस बात को इतना अधिक महत्व नहीं दिया करते थे। अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न संख्या 5। अमेरिका ने किन प्रांतों की खरीद की थी? अमेरिका, यानी यहां पर हमारा अमेरिका से अर्थ याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से है। संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। यूएसए जिसे कहा जाता है, आजकल अमेरिका नाम से वही प्रसिद्ध है, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम उसकी बात करें तो उसने किन किन प्रांतों की खरीद की थी? जब अपने साम्राज्य विस्तार उसने किया, वहाँ के मूल निवासियों को धीरे धीरे वहाँ से विस्थापित करना शुरू कर दिया, वहाँ के जो यूरोपीय लोग थे, तो उन्होंने कुछ प्रांतों को उन्होंने खरीदा था, जबकि कुछ प्रांतों का उन्होंने युद्ध के माध्यम से जीता था। ऐसा कई होते। तो आइए देखते हैं कौन से प्रांत थे वो। देखिए दोस्तों, दो प्रांतों का हम यहाँ उदाहरण ले सकते हैं। एक तो लुसियाना प्रांत था फ्रांस का, लुसियाना प्रांत जिस पर फ्रांस का अधिकार था, उससे खरीदा फ्रांस से उन्होंने। दूसरा था अलास्का, अलास्का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जो उन्होंने रूस से खरीदा था। तो दो ऐसे प्रांतों की हम बात कर सकते हैं, एक तो लुसियाना जो कि उन्होंने फ्रांस से खरीदा, और दूसरा था अलास्का जो उन्होंने रूस से खरीदा था। तो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने इस भाग में
इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा की है और केवल हमने यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं और अति लघुत्रात्मक प्रश्न लिए हैं, जिसमें आपकी जानकारी में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। हालांकि हमने केवल आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को ही यहाँ पर शामिल किया है, लेकिन आपकी पाठ्यपुस्तक में और भी प्रश्न हो सकते हैं और आप जब अध्याय का अध्ययन करेंगे तो और भी प्रश्न आपके पास हो सकते हैं। तो आप और भी प्रश्नों की अभ्यास कीजिए। अगले भाग में हम बात करेंगे इसके लघुत्रात्मक प्रश्नों की और इसके निबंधात्मक प्रश्नों की। तब तक के लिए धन्यवाद।